अब कोई शोर नहीं करेगा। कौन सी सल्तनत शुरू करेंगे? मुगल सल्तनत शुरू करेंगे। ठीक है, कल हमने बेटा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ाया था और प्रशासन का टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से क्वेश्चन है पक्का आएगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था दबीर एक खास कौन सा मंत्री होता था? पत्राचार मंत्री होता था। रिसालत एक वो पढ़ा था ना। ठीक है, वो जो विदेश मंत्री कौन होता था? कौन होता था? कल भी पढ़ा था। रिसाल साल में हमें एक बार क्या जाना चाहिए? विदेश जाना चाहिए। ठीक है, और जो मतलब हमने पढ़ा था जो काजी उल कुजात वो कौन सा मंत्री होता था? न्याय मंत्री होता था। काजी उल कुजात कौन सा मंत्री होता था? न्याय मंत्री हुआ करता था। ठीक है, और वो एक गुप्तचर विभाग होता था ना, बरीद उल मुबालिक कौन सा विभाग होता था? और सेना कितने प्रकार की होती थी बेटा? सेना, ठीक है, 4 सैनिक है ना, मतलब सैनिक एक तो राजा की सैनिक 4 प्रकार के थे, सेना 3 प्रकार की थी। सैनिक एक तो राजा के सैनिक होते थे, एक इक्तादार सैनिक होते थे, एक अस्थायी सेना होती थी और एक मुसलमान सभा में सेवक होते थे। और सेना कितने प्रकार की होती थी? 3 प्रकार की होती थी, पैदल, गज सेना, घुड़सवार सेना। और 10 दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 10 मतलब सैनिकों पर एक क्या होता था? मेन होता था। ठीक है, 10 घुड़सवार पर एक क्या होता था? सर खेल होता था। और 10 सर खेल पर एक सिपलसार होता था। और 10 सिपलसार पर एक अमीर होता था। और 10 अमीर पर एक मलिक होता था। और 10 मलिक पर एक खान होता था। याद रह जाएगा ना। ठीक है, जैसे कुछ विभाग भी बताए थे, जैसे दीवान ए मुस्तक राज वित्त विभाग होता था, जो किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। दीवान एक कोही जिसका मुखिया अमीर एक कोही होता था। कृषि विभाग होता था, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। दीवान एक खैरात वो फिरोज शाह तुगलक का विवाद होता था। दीवान ए बदगान वो भी फिरोज शाह तुगलक का होता था। और सहायता विभाग होता था दीवान ए खैरात, और बदगान दासों का विभाग होता था। एक दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग होता था जो बलवन ने चलाया था। ये चीजें कल के लेक्चर में हमने डिस्कस की थी ना। आज हम पढ़ेंगे बेटा मुगल वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? ठीक है, क्योंकि बाद में ना ये मुगल वंश कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर कुछ साम्राज्य बीच में रह गए थे बेटा। जैसे मैंने विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया था, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। बहमनी साम्राज्य से भी क्वेश्चन आते हैं। वो मुगल साम्राज्य कंप्लीट होने के बाद वो दो से 3 टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे। आज कौन सा वंश पढ़ने जा रहे हैं? मुगल वंश पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा वंश पढ़ेंगे बेटा? मुगल वंश है ना, ये 1526 से लेकर 1857 तक रहेगा। हालांकि 1858 में इनका जो दिल्ली दरबार लगेगा ना, उसके बाद ये समाप्त होगा रियल में। लेकिन मोस्टली हम कब पढ़ते हैं? मुगल 1526 से लेकर 1857। इसमें बेटा 1526 से लेकर 1707 ये तो है पूर्व मुगल काल। क्या रहेगा बेटा? पूर्व मुगल काल। और 1760 से लेकर 1857 तक उत्तर मुगल काल। लिख लो, मुगल काल कितने प्रकार का रहेगा? 2 प्रकार का। एक तो रहेगा बेटा पूर्व मुगल काल और एक रहेगा उत्तर मुगल काल। स्टार्टिंग का जो फेज है ना 1526 से लेकर 1707 तक, वो कौन सा काल रहेगा? पूर्व मुगल काल। और इस काल में मुगल होंगे शक्तिशाली। क्या होंगे? डोमिनेटर रहेंगे, फुल डोमिनेट करेंगे। और उत्तर मुगल काल में मुगल कमजोर रहेंगे। क्या रहेंगे? कमजोर रहेंगे। एक ऐसा टाइम आएगा ये अंग्रेजों की पेंशन पर ही क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। तो कितने काल में पढ़ेंगे मुगल काल? 2 पार्टों में, पूर्व मुगल काल और उत्तर मुगल काल। याद रह जाएगा ना। कितने पार्टों में पढ़ेंगे? 2 पार्टों में। जैसे 1707 में बेटा मैंने आपको बताया था कौन सा इंडिया कंप्लीट हो जाएगा? एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। और 1707 में किस भारत की शुरुआत हो जाएगी? मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाएगी। तो मुगल है ना बेटा, दोनों कालों में रहेंगे। एंशिएंट इंडिया में भी मुगल काल है और मिडवल इंडिया में भी क्या रहेगा? आपका मुगल काल रहेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ?
1707 में ना, ठीक है, जैसे प्राचीन भारत है ना, जो मध्यकालीन भारत 1707 में खत्म हो जाएगा, आधुनिक भारत में रहेंगे मुगल, क्योंकि ये बेटा मध्यकालीन भारत और किस भारत में रहेंगे, आधुनिक भारत में। एंशिएंट इंडिया मानव के जन्म से लेकर कब तक था बेटा, 712 तक था, और 712 से 1707 तक था मध्यकालीन भारत, और 1707 से आगे क्या होगा, आधुनिक भारत। तो मुगल है ना बेटा, ये मध्यकालीन भारत में भी आएंगे और आधुनिक भारत में भी आएंगे। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुगल वंश स्टार्ट करें क्या, वेरी गुड, ठीक है। मुगल वंश स्टार्ट करने से पहले बेटा हमें बाबर का इतिहास जानना होगा। किसका इतिहास पढ़ना होगा, बाबर का इतिहास पढ़ना होगा। बाबर का जन्म हुआ 14 फरवरी 1483। कब हुआ था बेटा, 14, लिख लो, बाबर का जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया में एक जगह है फरंगना, मध्य एशिया में फरंगना में क्या हुआ था, बाबर का जन्म हुआ था। 14 फरवरी 1483 को बाबर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहां पर जन्म हुआ था बेटा, मध्य एशिया में बाबर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जहीरुद्दीन बाबर, बाद में गद्दी पर बैठेगा तब उपाधि लेगा, मेन तो है ना इसका जन्म कब हुआ था बाबर का, 14 फरवरी 1483। कहां पर हुआ था, मध्य एशिया में बाबर का क्या हुआ था, जन्म हुआ। और मध्य एशिया में लोकेशन कौन सी रहेगी, फरंगना में बाबर का जन्म हुआ। और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, उमर शेख मिर्जा था। और बाबर की मां का नाम कुतुब निगार खातम, कुतुब निगार खातम, कुतुब निगार खातम बाबर की क्या होती थी, माँ होती थी। पिता का नाम क्या होता था बेटा, उमर शेख मिर्जा होता था। कुतुब निगार खातम, कुतुब निगार खातम बाबर की क्या होती थी, माँ होती थी। पिता का नाम क्या होता था बाबर के, उमर शेख मिर्जा पिता था। और कुतुब निगार खातम बाबर की क्या होती थी, माँ होती थी। बाबर का जन्म कब हुआ, 14 फरवरी 1483 को। कहां पर हुआ, मध्य एशिया के किस जगह में हुआ, फरंगना। तो बाबर के ना जो पूर्वज है ना बेटा, ये क्वेश्चन आया था, वो किसकी उपाधि धारण करते थे, मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। लिख लो, बाबर के पूर्वज कौन सी उपाधि धारण करते थे, मिर्जा की। और बाबर पहला मुसलमान था जिसने ना बादशाह की उपाधि धारण की। ये पेपर में आता है बेटा, बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, बाबर था। लिख लो, बाबर के पूर्वज किसकी उपाधि धारण करते थे, मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। लिख लो, बाबर के पूर्वज किसकी उपाधि धारण करते थे, मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। लिख लो, बाबर के पूर्वज किसकी उपाधि धारण करते थे, मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। बाबर पहला मुसलमान था जिसने किसकी उपाधि धारण की थी बेटा, बादशाह, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला है ना पहला। अगर मैं बात करूं मध्यकालीन भारत में तो इल्तुतमिश होता था। वैसे महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसकी उपाधि धारण की थी, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो बाबर के पूर्वज किसकी उपाधि धारण करते थे, मिर्जा। कहते हैं बाबर है ना बेटा, पिता की ओर से ना चंगेज खां का वंशज था। किसका वंशज था, और माँ की ओर से ये तैमूर लंग का वंशज था। लिख लो, बाबर पिता की ओर से चंगेज खां का वंशज होता था, और माँ की ओर से किसका वंशज होता था बेटा, तैमूर लंग का। कोई बताएगा चंगेज खां ने किसके टाइम पर भारत पर आक्रमण किया था, कितने अच्छे से पढ़ाया था। इल्तुतमिश के टाइम में भारत पर किसने आक्रमण किया था, चंगेज खान ने आक्रमण किया। मैंने आपको बताया था एक मकबरनी का ना जो एक बेटा होता था, वो मकबरनी वो भारत में आया था, उसको ना, ठीक है, किसने शरण नहीं दी थी, इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी थी। ठीक है, अगर उसको इल्तुतमिश ने शरण दे देती तो चंगेज खान कहां पर आक्रमण करता, भारत में। तो चंगेज खान ने किसके टाइम पर भारत में आक्रमण किया था, इल्तुतमिश ने बड़ी सूझबूझ से ना चंगेज खां के आक्रमण से किसको बचा लिया था, भारत को। और 1398 में तुगलक वंश के टाइम में किसने आक्रमण किया, चंगेज खां ने। नसीरुद्दीन तुगलक अंतिम शासक नहीं था,
जो 1388 से 1414 तक आक्रमण किया। तो तैमूर लंग आया पहले सिरसा, फिर फतेहाबाद, फिर इंसार, फिर पानीपत, गेहूं को भी लूटा और दिल्ली जाकर लाखों हिंदुओं को उसने मौत के घाट उतारा था। तो तैमूर लंग ने तो तुगलक वंश में आक्रमण किया था और चंगेज खान ने गुलाम वंश के टाइम पर भारत में आक्रमण किया था। थोड़े से हिस्से पर वो वापिस चला गया था जब इसने मतलब मकबरनी को क्या नहीं दी थी, शरण नहीं दी थी इल्तुतमिश ने। जब हम गुलाम वंश पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया, रिवीजन लिया करो बेटा। ये टॉपिक है ना, जब तक घर जाकर नहीं पढ़ोगे ना तो चीजें भूल जाओगे, ठीक है। तो बाबर पिता की ओर से किसका वंशज था? माँ की ओर से किसका वंशज था? तैमूर। लेकिन बाबर है ना, खुद को तैमूर का वंश कहलाकर ना खुशी मिलती थी। बाबर ने अपनी माँ के धर्म को आगे बढ़ाया था। बाबर कभी नहीं कहता था मैं चंगेज खां का वंशज हूं, बाबर कहता था मैं किसका वंशज हूं? तैमूर का। तो बाबर को किसका वंशज कहकर खुद को खुशी मिलती थी? माँ का, यानी तैमूर लंग। बाबर खुद को कहता था मैं किसका वंशज हूं? तैमूर लंग का वंशज हूं। कहते हैं बेटा जो बाबर के पिता थे ना, उनकी अपने साले से नहीं बनती थी। साला मतलब कुतुब निगार खातम का भाई, ठीक है। तो बाबर की अपने साले से क्या नहीं करती थी बेटा? बनती नहीं थी। तो दोनों के बीच में आपसी संघर्ष में ना 1494 ईस्वी में ना बाबर के पिता किसकी मृत्यु हो जाती है? उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। लिख लो, आपसी संघर्ष में 1494 में किसकी मृत्यु हो गई बेटा? उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई। लिख लो, 1494 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई थी बेटा? उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। 1494 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? बता दो। उमर शेख मिर्जा कौन थे? बाबर के पिता। मतलब बाबर कितने साल का रहा होगा बेटा? 11 साल का। यानी बाबर 1483 में जन्म हुआ, 1494 में कितने साल का था बाबर? 11 वर्ष में किसकी मृत्यु हो गई? इसके पिता की। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा की क्या हो गई? मृत्यु। कब हुई उमर शेख मिर्जा की मृत्यु? जब बाबर कितने साल का था? 11 साल का था। अब बेटा 1494 ईस्वी में ना बाबर राजा बना था, ठीक है। बाबर राजा कब बना बेटा? 1494 ईस्वी में बाबर क्या बना? राजा बन गया, ठीक है। बाबर राजा कब बना बेटा? 1494। कितने साल का रहा होगा? 11 साल की उम्र में ना इसने समरकंद पर आक्रमण कर दिया। समरकंद पर आक्रमण कर दिया। बाबर ने समरकंद पर आक्रमण कब किया बेटा? 1494 में। कितने साल का रहा होगा बाबर? अब देखो 11 साल का बच्चा क्या जानता है? आज के टाइम में देख लो 11 साल का बच्चा, आज आइडिया लगाओ, क्या 11 साल का लड़का युद्ध लड़ सकता है? लेकिन बाबर ने युद्ध लड़ा। हम कहते हैं बाबर ने भारत को गुलाम बनाया। तो बेटा 11 साल की उम्र में जो इंसान युद्ध लड़ना सीखता है ना, उसको पता होता है कि कौन तेरे अपने होते हैं और कौन तेरे पराये होते हैं। महज 11 साल की बाबर ने ना, बाबर ठोकरों से चलना सीखा था, ठीक है। और जिस इंसान को बचपन में ठोकर लग जाती है ना, वो जीवन में बेटा कभी लड़खड़ा कर नहीं चलेगा। 11 साल का किस पर आक्रमण किया? बाबर हार गया। पहले युद्ध में बाबर की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो बाबर है ना, कोई बात नहीं, यंग लड़का था, बोला हार गया तो हार गया, कोई बात नहीं, ठीक है। 1497 में दोबारा समरकंद पर आक्रमण किया। कब किया बेटा? 1497 ईस्वी में समरकंद को जीत लिया। समरकंद को जीत लिया, ठीक है। तो 1497 में कितने साल का रहा होगा? 14 साल का होगा। 14 साल की उम्र में बाबर ने पहला युद्ध जीता बेटा। किसको जीत लिया? मात्र 100 दिन राजा रहा। कितने दिन राजा रहा बेटा? मात्र 100 दिन बाद है ना बाबर को वहां से भगा दिया जाता है। बाबर हार मानने वालों में तो था ही नहीं। 1501 में दोबारा समरकंद पर आक्रमण कर दिया, दोबारा जीत लिया। 1501 में दोबारा किस पर आक्रमण कर दिया? लिख लो, समरकंद पर आक्रमण कर दिया और दोबारा समरकंद को बाबर ने जीत लिया। लिख लो, बाबर ने दोबारा किसको जीत लिया? समरकंद को जीत लिया। कब जीत लिया? 1501 में बाबर ने दोबारा जीत लिया, मात्र 8 महीने के लिए। कितने महीने के लिए जीता बेटा?
मात्र 8 महीने के लिए जीता था, मात्र 8 महीने के लिए जीता था। कितने महीने के लिए जीता था? मात्र 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए जीता था। ठीक है, राजा कब बना बाबर? 1494 में। आक्रमण कहां किया? हार गया। 97 में फिर आक्रमण किया, जीत गया। कितने महीने रहा? 100 दिन रहा। फिर दोबारा आक्रमण किया 1501 में, कितने महीने रहा? 8 महीने तक रहा। ठीक है, 1501 में कितने महीने तक रहा ये? 8 महीने। अब इसको लगा यार देखो, ये है बेटा आपका फरंगना, जिसे हम मध्य एशिया बोलते हैं। इसके इस साइड था समरकंद। कहां था बेटा? समरकंद होता था। और इसके इस साइड जो भारत का एरिया होता था, ठीक है, इसके इस साइड किसका एरिया होता था? भारत का एरिया होता था। ठीक है, और काबुल, ये है ना काबुल कंधार, पहले है ना ये भारत का पार्ट होता था, क्योंकि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सारी चीजें क्या होती थी पुराने टाइम में? एक होती थी। ये तो आजादी के बाद है ना ये चीजें क्या हुई थी? अलग हुई थी। ठीक है, तो बाबर ने सोचा यार यहाँ समरकंद को तू जीत रहा है, लेकिन तेरी क्या नहीं बन रही है? स्थायी सत्ता नहीं बन रही है। ठीक है, तो बाबर ने ना 1504 में ना थोड़ा सा अभियान डाइवर्ट किया। 1504 में इसने कहां पर आक्रमण किया? काबुल और गजनी पर, और दोनों को इसने जीत लिया। लिख लो, 1504 में बाबर ने किसको जीत लिया था बेटा? काबुल और गजनी को जीत लिया। 1504 में बाबर ने, लिख लो, किसको जीत लिया था? काबुल और गजनी को जीत लिया था। ठीक है, किसको जीत लिया? काबुल, गजनी। और इसके पास एक एरिया है कंधार, काबुल कंधार भी आ सकता है। काबुल और कंधार को इसने कब जीता था बेटा? 1504 में जीता था। ठीक है, काबुल और कंधार को कब जीत लिया इसने? 1504 में। और 1507 में ना इसने अब जाकर उपाधि ली थी बेटा पादशाह। किसकी उपाधि ली थी? पादशाह। बादशाह नहीं है ये, पादशाह रहेगा। लिख लो, बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 में धारण की थी। लिख लो, बाबर ने 1507 में कौन सी उपाधि धारण की थी बेटा? पादशाह। और पादशाह की उपाधि के बाद ही ना धीरे धीरे बाबर को क्या कहा जाएगा? बादशाह कहा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा सीडीएस के एग्जाम में। बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 में। इसके पूर्वज किसकी उपाधि लेते थे? मिर्जा की उपाधि लेते थे। ठीक है, दोबारा बताता हूं, 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ। इसके पिता उमर शेख मिर्जा की अपने साले से बनती नहीं थी, दोनों में संघर्ष हुआ। 1494 में बाबर के पिता की मृत्यु हो गई, बाबर राजा बना। 1494 में राजा बनते ही समरकंद पर आक्रमण किया, हार गया। फिर 1497 में आक्रमण किया, जीत गया, मात्र 100 दिन रहा। फिर कब आक्रमण किया? 1501 में आक्रमण किया, जीत गया, मात्र 8 महीने रहा। फिर उसने अपना अभियान बैठकर सोचा कि मैं ना भारत इस फरंगना के ना इस अपोजिट साइड चलता हूं। फिर इसने किसको जीता? काबुल और कंधार को। कब जीता? 1500। और फिर 1500 बेटा 7 में पादशाह की। अब है ना इसके दिमाग से अभी भी समरकंद का भूत नहीं उतरा। 1511 में दोबारा समरकंद को जीतता है। किसको जीता? समरकंद को जीता। और 1512 में दोबारा है ना समरकंद से बाबर को क्या किया जाता है? भगा दिया जाता है। लिख लो, बाबर ने 1511 में दोबारा किसको जीता बेटा? समरकंद को जीता। और 1512 में बाबर को कहां से भगा दिया गया? समरकंद से भगा दिया गया। बाबर बेटा समरकंद को क्यों जीतना चाहता था? क्योंकि बाबर का समरकंद है ना, स्टार्टिंग में बाबर ने युद्ध की शुरुआत ही किससे की थी? समरकंद से थी। बचपन का प्यार था बाबर का समरकंद। और बचपन का प्यार कोई भूल थोड़ी सकता है, बार बार ट्राई करता है और बार बार हार जाता है। फिर बाबर ने सोचा मैं अपने प्यार को बदलता हूं, और इसने कहां पर आक्रमण किया? भारत पर आक्रमण किया। बाबर है ना समरकंद से बहुत ज्यादा बाबर को प्यार था, क्योंकि इसने पहले अभियान की शुरुआत ही कहां से की थी? समरकंद से की थी। लेकिन बार बार बाबर समरकंद में इसकी स्थायी सत्ता क्या नहीं हो पाई सामने। देखो, पहली बार 1494 में आक्रमण किया, हार गया। 97 में मात्र 100 दिन रहा। 1501 में 8 महीने रहा।
और 1511 में 1 साल तक ये रहा, लेकिन ये समरकंद को जीता तो 3 बार, लेकिन यहाँ पर स्थायी सत्ता नहीं हासिल कर पाया। ठीक है, तो अब बाबर है ना कहते हैं 1519 में भारत पर आक्रमण करेगा। रियल में भारत पर आक्रमण कब करेगा? 1519 में। इसने कहते हैं बाजोर और भेरा को जीता था। भारत में है बाजोर और भेरा को जीता था। और बाबर ने 1519 में एक जाति है बेटा यूसुफजाई जाति, इसके विरुद्ध पहला आक्रमण था। लिख लो, बाबर का अगर कोई जाति पूछे ना किस जाति के विरुद्ध बाबर का पहला आक्रमण था, यूसुफजाई जाति के विरुद्ध भारत पर बाबर का पहला आक्रमण था। लिख लो किस जाति पर था? यूसुफजाई जाति। लिख लो, ये पाकिस्तान में रहती है जाति और ये फुटबॉल बनाती है। लिख लो, यूसुफजाई जाति कहाँ पर रहती है? पाकिस्तान में रहती है और ये क्या बनवाती है? फुटबॉल बनाती है। लिख लो, ये कहाँ पर रहती है? पाकिस्तान में ये जाति रहती है और क्या बनाती है? ये फुटबॉल बनाती है, यूसुफजाई जाति। 1519 में बाबर ने बाजोर और भेरा को जीता और किस जाति पर आक्रमण किया? यूसुफजाई। और ये यूसुफजाई है ना बेटा, जिस प्रकार मेवाती थे ना उस टाइप की जाति थी। बिरबल है ना जो अकबर का नवरत्न है ना, वो यूसुफजाई जाति विद्रोह को दबाते हुए बिरबल की मृत्यु हो जाएगी, बिरबल मारा जाता है। इसी जाति ने बिरबल को मारा था। ठीक है, तो बाबर का पहला आक्रमण किस जाति पर था? एरिया पूछे तो बाजोर और भेरा। 1519 में बाबर ने पेशावर को जीता था। किसको जीता था बेटा? पेशावर को जीता था। ठीक है, 1519 में बाबर ने किसको जीता था? पेशावर को जीता था। 1519 में कहां पर आक्रमण किया? बाजोर और भेरा को। और 1519 में ना किसको जीता इसने? पेशावर को जीता। किसको जीता बेटा? पेशावर को जीता। लिख लो, 1520 में दोबारा बाजोर को जीता। 1520 में बाजोर को जीता और ये जीतता हुआ पहुंच गया सियालकोट। और सियालकोट कहां पर है? पंजाब। ये भारत वाला पंजाब नहीं है, वर्तमान में ये पंजाब कहां पर है? पाकिस्तान में है। लिख लो, 1520 में बाबर ने दोबारा बाजोर को जीता और ये कहां तक पहुंच गया था? सियालकोट तक। कहां तक पहुंच गया था बेटा? सियालकोट कहां पर रहेगा? पंजाब तक ये बाबर पहुंच गया था। कहां तक पहुंच गया था? सियालकोट पंजाब तक पहुंच गया था। और बाद में ना 1524 में बाबर ने लाहौर को जीता था। 1524 में बाबर ने किसको जीता था बेटा? लाहौर को जीता था। 1524 में बाबर ने किसको जीता था? लाहौर को जीता था। और हम पढ़ते हैं बाबर ने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा। यहाँ से किताब आपके टॉपिक की क्या करती है? शुरुआत करती है। और 1526 से पहले तो बाबर ने पता नहीं कितने अभियान बाबर कर चुका था। भारत की बात करूं तो 1519 में बाजोर भेरा को जीता, यूसुफजाई जाति के विरुद्ध पहला अभियान था। 1520 में पेशावर को जीता और 19 में पेशावर को जीता और 20 में दोबारा बाजोर को जीतकर कहां तक पहुंच गया? सियालकोट पंजाब तक पहुंच गया। 1524 में किसको जीता? लाहौर को जीता। ठीक है, ये बाबर के कुछ शुरुआती अभियान थे बेटा भारत पर या समरकंद पर। मेन समरकंद अभियान इसके याद करना। 1494 में जीता, हार गया राजा बनते ही। और 97 में 100 दिन जीता। 1501 में 8 महीने जीता। 1511 में 1 साल तक रहा। ठीक है, अब बाबर का ना कहते हैं, बाबर को ना एक है ना दौलत खां लोधी और एक आसफ खां लोधी, ये इनविटेशन भेज रहे थे। इनसे बाबर पर फर्क नहीं पड़ा। फिर राणा सांगा ने भी बाबर को क्या लिखा बेटा? पत्र लिखा। ऐसा माना जाता है, लेकिन प्रूफ तो नहीं है हमारे पास है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने कहा कि जब तू आएगा तो मैं तेरे को कौन सी सहायता प्रदान करूंगा? सैन्य सहायता प्रदान करूंगा। ठीक है, अब बाबर है ना कौन सा युद्ध लड़ेगा बेटा? पानीपत का पहला युद्ध, जो आपका 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और जगह कहाँ की थी बेटा? पानीपत की, जिसे पुराने टाइम में पाणप्रस्थ कहा जाता था। ये 5 गांव थे जो पांडवों ने किससे मांगे थे? कौरवों से मांगे थे। उसमें पाणप्रस्थ, सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, बाघप्रस्थ
और तिल प्रस्थ, 5 थे बेटा, ठीक है। तो 5 गांव थे जो किसने मांगे थे, पांडवों ने मांगे थे कौरवों से कि आप 5 गांव दे दीजिए और बदले में आप है ना सारी सत्ता ले लीजिए। तो कौरवों ने कहा कि 5 गांव की बात करते हो, हम आपको एक तिल रखने की जगह होती है ना, उतनी जगह भी आपको नहीं देंगे। फिर है ना कौन सा युद्ध हुआ था बेटा, महाभारत का युद्ध हुआ था। और महाभारत का युद्ध है ना, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ना होते तो बेटा पांडव है ना ये कल्पना ही नहीं कर सकते थे जीत की, ठीक है। क्योंकि है ना कौरवों की सेना में एक से बड़े एक धनुर्धारी थे, योद्धा था। भीष्म पितामह तो ऐसा था कि उसको ना इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब तक भीष्म पितामह ना चाहे उनको मौत नहीं आएगी। और वो पांडवों का कौरवों का क्या कर रहा था, नेतृत्व। तो बेटा कौरव तो कभी हार ही नहीं सकते थे। अगर भीष्म पितामह था तो भगवान श्री कृष्ण ने ना द्रौपदी को कहा, जैसे मैंने आपको बताया शाम को युद्ध समाप्त हो जाता है, सभी तंबू में जाते हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि जाते ही ना भीष्म पितामह के पैरों के हाथ लगाना। और द्रौपदी ने जाते ही भीष्म पितामह के पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। लगभग है ना, मतलब यही आशीर्वाद होता है कि आपके पति की उम्र क्या हो, लंबी हो। फिर उसको याद आया कि इसके पति को तो तू मारना चाहता है, क्योंकि 5 पांडवों को तो वो मारना चाहता था ना। फिर सोचा उसने तो वचन तो दे दिया, चाहे वो गलती से दिया हो या कैसे ही दिया हो, पहले वचन की पूर्ति के लिए लोग अपनी जान दे देते थे, अपने जैसे नहीं थे, ठीक है। पता नहीं किस किस को वचन देते हैं, ठीक है। हम हर किसी को नया वचन देते हैं, ठीक है, ये सच्चाई होती है। पुराने टाइम में ना वो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। 14 वर्ष का वनवास काटा था भगवान श्री राम ने। पांडवों ने द्रौपदी से शादी कर ली थी एक वचन के लिए। पहले के टाइम में वचन अलग होते थे। आजकल तो लोग गीता पर हाथ रखकर भी क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ना जैसे ही द्रौपदी ने फिर है ना भीष्म पितामह ने क्या मांगी थी, इच्छा मृत्यु। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि अगर पैरों के हाथ लगाने से कितना बड़ा इंसान इच्छा मृत्यु मांग सकता है, अगर आप डेली पैरों के हाथ लगाते ना अपने मतलब सास ससुर के, तो महाभारत के युद्ध की नौबत ही नहीं आती, ठीक है। तो ये मतलब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ये बातें बोली थी। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ। कहते हैं इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना थी और बाबर के पास है ना मात्र 12,000 सैनिक। कितने सैनिक थे, 12,000 सैनिक थे। लिख लो, इब्राहिम लोदी के पास बड़ी विशाल सेना थी, 1 लाख की सेना थी। और बाबर कितने सैनिक लेकर आया बेटा, महज 12,000 सैनिक लेकर आया था। बाबर कितने सैनिक लेकर आया था, 12,000 सैनिक लेकर आया। और 12,000 सैनिक कितनी सेना से टकराएंगे। लेकिन बाबर ने कहते हैं इस युद्ध में ना पहली बार किसका प्रयोग किया, तोपों का प्रयोग। लिख लो, पहली बार। वैसे तोपों का सबसे पहले प्रयोग किया था विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्ण देव राय, लेकिन उसने युद्ध में नहीं किया था। तो लिख लो, पहला कौन सा युद्ध है जिसमें तोपों का प्रयोग हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध। लिख लो, पहला भारतीय इतिहास का पहला कौन सा युद्ध था जिसमें तोपों का प्रयोग हुआ था। लिख लो, भारतीय इतिहास का पहला कौन सा युद्ध था जिसमें तोपों का प्रयोग हुआ था। तो भारतीय इतिहास का पहला कौन सा युद्ध था बेटा जिसमें तोपों का प्रयोग हुआ था, बता दो। पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें किसका प्रयोग हुआ था, तोपों का। युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था। बाबर के पास कितने सैनिक थे, बाबर ने राणा सांगा को पत्र लिखा, लेकिन राणा सांगा ने बाबर के पत्र का कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। तो बाबर ने ना कहते हैं बेटा उसने ना तोपों को लगाया उस्मान प्रणाली द्वारा। एक प्रणाली होती थी उस्मान प्रणाली, ठीक है। बाबर ने, लिख लो, तोपों को किस प्रणाली द्वारा लगाया था, उस्मान प्रणाली द्वारा लगाया था। और बाबर ने जो तोपों का जिम्मा सौंप दिया था बेटा उस्ताद अली को, और बंदूकों का जिम्मा सौंप दिया था मुस्तफा को। किसको सौंप दिया, मुस्तफा। बारूद विभाग होता था ना, एक तो तोपों का और एक बंदूकों का था, ठीक है। तो अली को किसका जिम्मा सौंपा था बेटा, अली तोपची था। और जो बंदूकों का डिपार्टमेंट था वो किसको सौंप दिया था,
मुस्तफा को सौंप दिया था। अली को क्या सौंपा था बाबर ने? तोपों का जिम्मा सौंपा था। और मुस्तफा को क्या सौंप दिया? बंदूक, जो भी बारूद का एरिया है ना, वो कौन संभालेगा? मुस्तफा संभालेगा। ये दो ना होते तो बाबर इस युद्ध को कभी भी जीते नहीं पाता। कहते हैं बाबर ने रूमी पद्धति से सैनिक लगाए थे। पहले क्या होंगे? तोप होंगे, फिर क्या होंगे? बंदूकों वाले सैनिक होंगे, और फिर बाबर के क्या होंगे? पैदल सेना। तो बाबर ने बड़े व्यवस्थित तरीके से इस चीजों को अंजाम दिया। और दूसरी ओर बेटा क्या था? इब्राहिम लोदी था ना, वो जनता में क्या था? अप्रिय था। उसके चाचा भी उसके साथ नहीं थे, और उसने ना अमीरों का दमन करके अमीरों से पंगा ले लिया था। ठीक है, उधर उसने अपने भाई किसको मारा था? मैंने आपको बताया था, जलाल को मारा था। ठीक है, जिसके पास कौन सा एरिया था? जौनपुर का एरिया था। पढ़ के नहीं आते आप? परसों की तो बात है बेटा, मैंने आपको बताया था। इसके दो भाई होते थे, इब्राहिम लोदी, जो मतलब इसके सिकंदर शाह लोदी के दो बेटे थे, एक इब्राहिम लोदी, एक जलाल। जलाल को अमीरों ने जौनपुर दे दिया था, और इब्राहिम लोदी को क्या दे दिया था? दिल्ली दे दिया था। ठीक है, तो अब क्या था? उसने ना जलाल को ग्वालियर के राजा विक्रमजीत से उसने ग्वालियर छीन लिया। तो सारे दुश्मन थे किसके? इब्राहिम लोदी के। सारे क्या थे? दुश्मन थे। युद्ध हुआ बेटा, और इस युद्ध में कहते हैं बाबर की ना इन दो तोपचियों की सहायता से बाबर ने ना बड़ी आसानी से कौन सा युद्ध जीत लिया? पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया। और भारत में किस सत्ता की नींव रख दी बेटा बाबर ने? मुगल सत्ता की नींव रख दी। युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला और एकमात्र राजा था। पहला और अंतिम था, क्योंकि अभी दिल्ली सल्तनत क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लिख लो, इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला कह लो, एकमात्र कह लो, अंतिम कह लो, पहला और अंतिम राजा था। लिख लो, इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला, इब्राहिम लोदी, लिख लो, युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का क्या था? पहला राजा था। इससे पहले कोई भी राजा है ना, युद्ध स्थल पर कोई घोड़े से गिरकर मर गया, कोई लू लग कर मर गया, कोई नेचुरल डेथ मर गया, लेकिन युद्ध स्थल पर कोई राजा मारा नहीं गया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है? बाबर ने कौन सी मस्जिद बनवाई? काबुली बाग मस्जिद। कहते हैं मुसलमानों की ये मुगलों की भारत में क्या थी? पहली मस्जिद थी। काबुली बाग मस्जिद है ना, काले पत्थर की बनी हुई है, और इसका मुंह मक्का और मदीना की ओर है। इसके अंदर चबूतरा है, जो किसने बनाया था? हुमायूं ने बनाया था। अब कहते हैं बाबर ने ना ये युद्ध जीतते ही 1526 में पानीपत का खुद को क्या घोषित कर लिया? बादशाह। और ये जहीरुद्दीन बाबर बादशाह गाजी, जहीरुद्दीन बाबर बादशाह गाजी। ठीक है, बाबर है ना, इसने गाजी की भी क्या धारण की थी? उपाधि धारण की थी। लिख लो, जहीरुद्दीन बादशाह बाबर गाजी, जहीरुद्दीन बादशाह बाबर गाजी। ये बाबर का ना, इसने गद्दी पर किस नाम से बैठा था? जहीरुद्दीन बादशाह बाबर गाजी के नाम से। और गाजी की पहली बार उपाधि किसने धारण की थी? याद है तो? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण करने वाला, वेरी गुड, वो क्या था? पहला मुसलमान था। ठीक है, और बाबर लिख लो, भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शक्तिशाली अफगान था। पहला अफगान पूछे तो कौन था बेटा? बहलोल लोदी। और पहला शक्तिशाली अफगान पूछे तो बाबर। ये क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं। दिल्ली की गद्दी पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शक्तिशाली अफगान कौन होता था? लिख लो, भारत पर आक्रमण करने वाला, लिख लो, भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शक्तिशाली अफगान कौन होता था?
बाबर होता था। पहला अफगान आए तो कौन होगा बेटा, कौन होगा? पहला अफगान पूछे तो कौन होगा? इब्राहिम। इब्राहिम लोदी नहीं था, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी क्या था? पहला अफगान था। लेकिन शक्तिशाली अफगान कौन था? बाबर था। ठीक है। और बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। लिख लो, गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला। लिख लो, गाजी का अर्थ क्या होता है? काफिरों को मारने वाला। लिख लो, गाजी का अर्थ क्या होता है? गाजी का अर्थ क्या होता है बेटा? काफिरों को मारने वाला। लिख लो, गाजी का अर्थ क्या होता है? गाजी का अर्थ क्या होता है? क्या होता है बेटा? काफिरों को मारने वाले को क्या कहा जाता है? गाजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाजी। तो बाबर ने किसकी उपाधि धारण कर ली? गाजी की उपाधि धारण कर ली। बाबर ने ये युद्ध जीतते किसकी उपाधि धारण कर ली? बादशाह। गाजी क्या होता है? किसको मारने वाला? काफिरों। और काफिर वो होते हैं जो बेटा खुदा में या अल्लाह में विश्वास ना करे। ठीक है। अब बाबर ने ना 1527 में ना बाबर ने युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, ये युद्ध हुआ बेटा राणा सांगा के साथ हुआ। और राणा सांगा के साथ बाबर की कोई दुश्मनी नहीं थी बेटा, लेकिन बाबर का ना राणा सांगा ने ना पानीपत के पहले युद्ध में क्या नहीं दिया था? साथ नहीं दिया था। इसलिए राणा सांगा पर, और बेटा कहते हैं राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह होता था। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या होता था बेटा, बता दो? राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या होता था? संग्राम सिंह होता था। और है ना, राणा सांगा कहते हैं बेटा इसके युद्ध पर ना इसके शरीर पर 100 घाव थे। राणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? 100 घाव थे। इसके ना एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था। इतना बड़ा योद्धा था राणा सांगा। कहते हैं बाबर ने ना युद्ध की प्लानिंग की कि कल है ना हमें युद्ध लड़ना है। कौन सा युद्ध लड़ना है? खानवा। सैनिक पानीपत के युद्ध में तो कभी घबराए नहीं थे बाबर के सैनिक, लेकिन सैनिकों को रात को सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि युद्ध कल किसके खिलाफ है? राणा सांगा के खिलाफ है। सैनिक है ना बाबर की सेना छोड़कर चले गए। इतना खौफ होता था राणा सांगा का। एक छोटा सा राजा था, मैंने बताया था 1518 में इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में किसने हराया था? राणा। एक छोटा सा राजा था और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के राजा को हराकर आ गया। ठीक है। तो बाबर के सैनिकों को पता चला कि कल है ना सर्विस होना तय है, सारी सेना है ना, वो बोला हम तो नहीं लड़ने जाएंगे। फिर बाबर भी है ना, एक 11 साल का जो लड़का था वो युद्ध करता है तो उसके अंदर कला तो होगी। बाबर एक शब्द लेकर आया बेटा, जिहाद। कौन सा शब्द लेकर आया? जिहाद होता है धर्म के नाम पर युद्ध। किसके नाम पर युद्ध बेटा? धर्म के नाम पर युद्ध को क्या बोलते हैं? जिहाद बोलते हैं। ठीक है। आज आप जैसे कल वो मेजर साहब आए थे, वो बता रहे थे कि सामने वाला जो टेररिस्ट था ना, आतंकवादी था, वो कितना इंटेलिजेंट था। कल आपने स्टोरी सुनी होगी उनकी कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था सामने वाला इंसान। जो ये बेटा जो आतंकवादी होते हैं ना, ये इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि आपके पास में बैठेंगे, आपका मोबाइल हैक कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, उनका निशाना अचूक होता है। तो उन्होंने कहा था ना, मैं चाय लेने के लिए झुका और गोली यहां से निकल गई। आतंकवादियों का निशाना कभी चूकता नहीं है। इतनी लेवल की ये क्या करते हैं? ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है। तो कल मतलब आपने बेटा ऐसी स्टोरियों से सीखना चाहिए। ठीक है। उस इंसान, कल जो इंसान आए थे वो कोई आम इंसान नहीं थे। महीने की सैलरी 5 लाख रुपए है उनकी। ठीक है। हम साल का 5 लाख का पैकेज मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। महीने की 5 लाख की सैलरी है और वो भी पूछ रहे थे सर मैं ज्वाइन करूं या ना करूं। ठीक है। ये होता है इंसान का लेवल। हम सोचते हैं कोई बेटा तपना पड़ेगा। कल वो बता रहे थे मैं अनवांटेड चाइल्ड था, यानी मेरे घर में किसी को जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारी फैमिली पूरी थी। और फिर भी मैं ना जब पैदा हो गया तो मेरी घर में वो उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया, उतनी इज्जत नहीं थी। बातों बातों वो इंग्लिश का प्रयोग कर रहे थे, शायद आप समझे या ना समझे मैं नहीं कह सकता। अनवांटेड चाइल्ड क्या होता है? ठीक है। जिसकी घर में किसी को जरूरत नहीं थी। इसीलिए वो सरकारी स्कूल में पढ़े थे। बहन भाई किस में पढ़ रहे थे? उनके प्राइवेट स्कूल में
पढ़ रहे थे। ये होता है जज्बा बेटा कुछ करने का। आज है ना उनके भाई बहन का तो मेरे को पता नहीं है क्या कमाते या नहीं कमाते ये इंसान, 5 लाख का यानी 60 लाख का पैकेज है। राष्ट्रपति की कितनी सैलरी होती है? राष्ट्रपति की पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते क्या? 5 लाख राष्ट्रपति के बराबर उस इंसान की सैलरी थी। सोचो क्या इंसान रहा होगा वो, ठीक है। और वो ये कह रहा था सर मेरे को एक बार गुरुकुल में आना है, ठीक है। तो वो इंसान आपसे मिलना चाहता, तो इसका मतलब आप किस लेवल के इंसान हो ये भी सोचो। खुद को नेवर अंडर एस्टिमेट, खुद को कभी अंडर एस्टिमेट मत किया करो, ठीक है। वो कह रहा था सर एक बार है ना मेरे को गुरुकुल के बच्चों से मिला दीजिए, ठीक है। तो आपकी वैल्यू है ना, आप तो कोहिनूर हो, आपको पता ही नहीं आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। आप वैसे ही महारानी विक्टोरिया के पास पड़े हो, खुद की वैल्यू का पता करो क्या वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या है, बाबर ने इस युद्ध में किसका प्रयोग किया? जिहाद का प्रयोग किया। और जिहाद में ना बेटा क्या होता है, मौत से प्यार करना सिखाया जाता है। जिहाद में होता है बोला जिंदगी तो वे वफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है साथ लेकर जाएगी। तो इसमें ना जिंदगी को वे वफा बताया जाता है, बोला ये तो एक दिन ठुकरा देगी, और मौत है अल्टीमेटली हमें क्या लेकर जाएगी, साथ। और सैनिक में ना एक जोश आ गया, और सैनिक राणा सांगा कहते हैं इतनी बहादुरी से युद्ध लड़ा, अंत में राणा सांगा को बंदी बना लिया जाता है, और राणा सांगा को जहर देकर बाबर ने क्या कर दिया बेटा, मार दिया खानवा के युद्ध में। और खानवा के युद्ध में ना बाबर का ये जो राणा सांगा का साथ दिया था हसन खां मेवाती ने, और हसन खां मेवाती एक मुसलमान था। बाबर ने इसको भी जिहाद का वास्ता दिया, बोला तू भी मुसलमान मैं भी मुसलमान। तो हसन खां मेवाती बोला तू झूठा मुसलमान मैं सच्चा मुसलमान, और सच्चा मुसलमान अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेगा। तो शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज है बेटा, कभी मेवात जाओगे ना, नल्लड़ मेवात में कौन सा कॉलेज रहेगा, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज। एचएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहां पर रहेगा, नल्लड़ मेवात में रहेगा। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहां पर रहेगा, नल्लड़ मेवात में। और हसन खां मेवाती की ना छतरी थी बेटा राजस्थान में, जो 1947 में युद्ध हुआ ना भारत पाकिस्तान का, तो विद्रोहियों ने इनकी छतरी को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो शहीद हसन खां मेवाती की छतरी कहां पर रहेगी बेटा, और उपद्रवियों ने क्या कर दिया था, इनकी छतरी को नष्ट कर दिया था। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक समझ आ गया। तो शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहां पर रहेगा, नल्लड़ मेवात में। कौन सा कॉलेज रहेगा, हसन खां मेवाती कॉलेज रहेगा, ठीक है। तो 1527 में कौन हार गया, राणा सांगा हार गया, ठीक है। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ बेटा, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध ये हुआ था। एक राजपूत राजा था बेटा जिसका नाम था मेदिनी राय, ठीक है। क्या नाम था इसका, मेदिनी राय। इसकी भी बाबर से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इसको सजा भुगतनी पड़ी राजपूत होने की, क्योंकि राणा सांगा भी क्या था, राजपूत राजा था। इसको इसीलिए ना बाबर ने किस पर आक्रमण कर दिया, चंदेरी का युद्ध हुआ। कहते हैं एक एरिया होता था बेटा बुंदेलखंड का एरिया, ठीक है। और ये बुंदेलखंड का एरिया प्रमुख व्यापारी केंद्र था। इसको जीतने के लिए ना इसने बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा, चंदेरी का। और चंदेरी के युद्ध में किसको हराया था बाबर ने बेटा, मेदिनी राय को हराया। और कहते हैं इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने ना राजपूतों के क्या काटे थे, सर काटे थे। और राजपूतों के सर से ना क्या बना दी, एक बहुत ऊंची मीनार बना दी थी बाबर ने। कहते हैं इसने ना बहुत ज्यादा राजपूतों के क्या काटे थे, सर काटे, और उनके सर से सर मतलब लगा कर ना बहुत बड़ी मीनार लगा दी। और बाबर ने नारा दिया कि आज हम अपने जिहाद में क्या हुए हैं, कामयाब हो गए, ठीक है। और मेदिनी राय की 2 बेटी थी बेटा, एक को तो बाबर ने दे दिया अपने बेटे कामरान को, और एक बेटी को दे दिया हुमायूं को। मेदिनी राय की कितनी बेटियां थी, 2, एक अपने बेटे कामरान को दे दी और एक किसको दे दी, हुमायूं को दे दी। और बाबर ने ना बेटा कहते हैं युद्ध जीतने की खुशी में चांदी के क्या बांटे थे, और खुद है ना खुद को कहा था कलंदर। बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी बेटा, कलंदर का अर्थ होता है दानी, ठीक है। कलंदर का अर्थ क्या होता है, दानी होता है। बाबर ने युद्ध जीतने की खुशी में, लिख लो, चांदी के अपने सैनिकों को किसके सिक्के बांटे थे बेटा, चांदी के सिक्के बांटे थे।
और चांदी के सिक्के बांट करना खुद कौन सी उपाधि धारण कर ली थी? कलंदर की। कलंदर का अर्थ होता है दानी। बाबर कहता है मेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई दानी नहीं है। और 1529 में ना एक युद्ध हुआ था बेटा, घाघरा का युद्ध। और इस ये ना एक बिहार का एरिया लोधी वंश के एक राजा के पास था जिसका नाम था महमूद लोधी। तो बाबर ने 1529 में कौन सा युद्ध लड़ा था बेटा? घाघरा का। किसको हराया था? महमूद लोधी जो बिहार का राजा होता था। लिख लो, बाबर ने 1529 में कौन सा युद्ध लड़ा था बेटा? घाघरा का युद्ध। किसको हराया था घाघरा के युद्ध में? 1526 में किसको हराया बेटा? इब्राहिम लोधी। 27 में राणा सांगा, 28 में मेदिनी राय, 29 में महमूद लोधी और 1530 में बाबर की क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई थी। लिख लो, 1530 में बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। और ये कहते हैं घाघरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। लिख लो, घाघरा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था बेटा जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। लिख लो, घाघरा का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो किस पर लड़ा गया था बेटा? जल और थल दोनों पर लड़ा। याद रह जाएगा ना। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 21 अप्रैल 1526 को बाबर जीता, इब्राहिम लोधी हारा। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में। 27वें खानवा का युद्ध में एक तो राणा सांगा को हराया और एक कौन मारा गया? हसन खां मेवाती। 1528 में चंदेरी में मेदिनी राय, 2 बेटियों, एक कामरान को दे दी, एक हुमायूं को दे दी। 1529 में घाघरा का युद्ध जल थल दोनों पर लड़ा गया, बिहार के राजा महमूद लोधी। तो अगर पूछे लोधी वंश का अंत तो 1526 में हो गया, संपूर्ण अंत 1529 में हुआ, क्योंकि लोधी वंश का एक राजा जिसके पास क्या था? बिहार। तो लोधी वंश का संपूर्ण अंत आ सकता है 1529 में हुआ। और 1530 में बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। याद रह जाएगा क्या? इससे आगे की स्टोरी कल पढ़ेंगे। आज वाला समझ आ गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? सभी को आ गया? थैंक यू।